छत्तीसगढ़ इस समय साहित्यकारों का केंद्र बना हुआ है। मौका है छत्तीसगढ़ में आयोजित साहित्य उत्सव का। इस उत्सव के दूसरे दिन विभिन्न मंडपों में समांतर साहित्यिक सत्र आयोजित किए गए, जिसमें विनोद कुमार शुक्ल मंडप में साहित्य और राष्ट्रबोध से जुड़े विषयों पर गंभीर संवाद हुआ, जहां वक्ताओं ने साहित्य की सामाजिक जिम्मेदारी पर जोर दिया। बहुत ही अच्छा यह कार्यक्रम का आयोजन आज छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा किया जा रहा है। निस्संदेह नए हम जैसे नवोदितों के लिए, युवा कलाकारों के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म रेडी हो रहा है। जो बाहर हम जाकर के कार्यक्रमों को देखते थे, रेखता क्या बोलते जयपुर फेस्टिवल और ऐसे अन्य प्रकार के जो लिट फेस्ट होते थे, वो हमारे अपने छत्तीसगढ़ में चालू हो रहा है। ये निस्संदेह केवल ना ही रचनाकारों के लिए, अपितु जो और भी जो कला के दृष्टिकोण से, चाहे वो नाट्य के दृष्टिकोण से हो, चाहे वो पेंटिंग का हो, किसी भी विधा के लिए वो बहुत बड़ा ये मंच एक रेडी हो रहा है। इसके लिए प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार के आयोजन नियमित रूप से यहाँ होते रहे। ऐसा आयोजन मुझे लगता है कि रायपुर में एक लंबे अंतराल के बाद, लगभग 11 साल के अंतराल के बाद सरकार द्वारा आयोजित है और बड़ा सकारात्मक माहौल है। जैसी व्यवस्थाएं हैं और जैसे स्पीकर्स आए हुए हैं, लगभग प्रदेश के सारे साहित्यकारों को मैं यहाँ देख पा रहा हूँ और बड़ा ही सकारात्मक माहौल साहित्य को लेकर, अलग अलग विषयों पर लेकर जो चर्चाएं आज हो रही है, होने जा रही है, ये इसके लिए पूरी आयोजन समिति जो है वो बधाई के पात्र है। लाला जगदलपुरी मंडप में छत्तीसगढ़ लोक साहित्य, आंचलिक रचनाओं और लोक गीतों पर केंद्रित सत्रों ने श्रोताओं को अपनी जड़ों से जोड़ा। लोक संस्कृति और आधुनिक साहित्य के मेल पर हुई चर्चाओं को खूब सराहना मिली। तो साहित्यकार एक पूरी जर्नी होती है, जिसमें साहित्यकार के बारे में आपको जानना होता है, आपके देश में कौन साहित्यकार है, कितने साहित्यकार हैं, कौन सी किताब लिखी है, उनका कार्यक्रम कहाँ हुआ है और उनसे हम क्या सीख सकते हैं। तो इसका आधार होता है साहित्य उत्सव। नए नए जो युवा साहित्यकार हैं, जब तक ऐसे साहित्य उत्सव में आएंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, तो होगा क्या। तो ये एक साहित्य उत्सव एक बड़ा प्लेटफार्म है, ताकि वो सीखेंगे, देखेंगे, बड़े कलाकारों को सुनेंगे, उनके बारे में जानेंगे, तो निश्चित रूप से उनको ज्ञान भी बढ़ेगा और अपनी साहित्य क्षमता बढ़ाने का एक बड़ा अध्ययन केंद्र उनके सामने बिल्कुल परिचय के रूप में आएगा, ऐसा मेरा मानना है। दूसरे दिन महिला साहित्यकारों का विशेष काव्य पाठ भी आकर्षण का केंद्र रहा। देश भर से आई रचनाकारों ने अपनी कविताओं और रचनाओं के जरिए समाज, संवेदना और स्त्री दृष्टि को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। इसके अलावा धार्मिक साहित्य, सिनेमा धारावाहिकों के साहित्यिक प्रभाव और सामाजिक परिवर्तन जैसे विषयों पर भी परिचर्चाएं हुई। युवा पाठकों और छात्रों की भागीदारी ने सत्रों को और जीवंत बना दिया। आज जो हम इस रायपुर साहित्य उत्सव में यहाँ सम्मिलित हुए हैं, ये हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत गौरव की बात है। मैं तो बोलूँगी पूरे देश के लिए गौरव की बात है कि हमारे हिंदी साहित्य के लिए इतना अच्छा कार्य किया जा रहा, जिससे कि हमारे आने वाली पीढ़ी या जो नए जनरेशन के बच्चे हैं, वो साहित्य के बारे में समझेंगे, जानेंगे। क्योंकि यहाँ विभिन्न तरीके के बुक्स के स्टॉल लगाए हुए हैं, जिसमें हर विधाओं के बुक्स रखे हुए हैं, जो यदि नए बच्चे पढ़ेंगे तो उनको साहित्य के बारे में जानकारी होगी और पढ़ने के प्रति रुझान होगा। क्योंकि कहा जाता है ना कि पुस्तक ही सबसे अच्छा मित्र होता है, तो इससे पढ़ने की लालसा जागृत होगी बच्चों में और इस तरीके के कार्यक्रम होने चाहिए। ये जो राज्य साहित्य महोत्सव है, वो हम जैसे लोगों को सामने ला रहा है, जिसमें हम अपने साहित्य और भारतीय ज्ञान परंपरा जो बहुत अब पीछे छूट गई थी, वो सामने उभर के आ रही। क्योंकि आज हमको ज़रूरत है उस प्राचीन परंपरा को लाने की, उस संस्कृति को वापस फिर से लाने की। तो उस पे ही हमारा ये पहल है और हमारे जैसे बहुत सारे लोगों को यहाँ शामिल किया गया है, ताकि वो क्या कर रहे हैं इस हमारी संस्कृति को फिर से आगे बढ़ाने के लिए ये उनको एक मंच मिला है। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है। कुल मिलाकर रायपुर साहित्य उत्सव का दूसरा दिन विचार मंथन, रचनात्मक अभिव्यक्ति और सांस्कृतिक चेतना का सशक्त मंच बनकर उभरा, जिसने साहित्य प्रेमियों को एक बार फिर शब्दों की शक्ति का एहसास कराया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24।
नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ में हो रहे उस बड़े आयोजन पर जिसकी चर्चा इस समय देश भर में है, क्योंकि साहित्य उत्सव छत्तीसगढ़ में मनाया जा रहा है। आदि से अनादि तक साहित्य हमेशा से मौजूद रहा, इसके स्वरूप अलग अलग रहे और किसी भी सभ्यता के उन्नति का एक बड़ा आधार उसका साहित्य भी होता है। ऐसे में विचारों के मंच को छत्तीसगढ़ ने आगे किया है और देश भर से साहित्यकारों को बुलाकर साहित्य की नई यात्रा शुरू की है। इसी पर आज हम एक वैचारिक बहस करेंगे कि इसे और कैसे बेहतर होना चाहिए, साहित्य उत्सव से कितना फ़ायदा कितना नुकसान, इन सब मुद्दों पर आज हम बात करने के लिए हमारे पैनलिस्टों के साथ जुड़ेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले में वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते एक पत्रकार का नज़रिया रखेंगे मनीष वोरा जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। साहित्यकार के रूप में इस पूरे मामले को हमारे सामने समझाएंगे प्रोफेसर तपेश गुप्ता जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और बीजेपी सरकार की ओर से ये आयोजन है, इसलिए उनका पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता शिव नारायण पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसा कि हमने बताया कि साहित्य जो है वो एक आईना होता है उस समाज का जो कि वर्तमान में चल रही है, और आजकल जिस ढंग से साहित्य डिजिटल युग में थोड़ा पीछे हुआ है उसे सामने लाने की कोशिश सरकार के द्वारा हुई है। तो पहले बीजेपी से ही शुरुआत करते हैं और शिव नारायण पांडे जी से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि नए युग में नई ओर सभी बढ़ रहे हैं। डिजिटल युग है, AI का दौर है, कविता कहानी आसान हो गई है। ऐसे में साहित्य जैसी पुरानी विधा को बढ़ाने की इस कोशिश के पीछे क्या उद्देश्य है, किस तरीके के उद्देश्य के साथ ये आयोजन हो रहा है? छत्तीसगढ़ अपने आप में साहित्य में बहुत प्रमुख स्थान रखता है। लगभग सभी आधुनिक हिंदी साहित्य के जितने भी युग हुए हैं उसमें सब में छत्तीसगढ़ की बड़ी प्रभावी भागीदारी रही है। मुकुटधर पांडे, सप्रे जी से लेके और मुकुटधर पांडे और विनोद शुक्ल तक, लाला जगदलपुरी से लेके और लोक संस्कृति लोक साहित्य से जुड़े हुए तमाम बहुत सारे नाम अनाम लोग रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ जो है साहित्य की दृष्टि से बड़ा हमेशा से समृद्ध रहा है। लोक कला के लिए, लोक नृत्य के लिए, लोक परंपरा, लोक उत्सव और लोक साहित्य, बहुत समृद्ध परंपरा हमारी रही है। और ये हमने हिंदी साहित्य में तो हमारे इस धरती से पूरे देश में एक प्रकार से बहुत सशक्त हस्ताक्षर दिए हैं और हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा योगदान दिया है। जब से 25वां वर्ष है छत्तीसगढ़ बनने का, और अपने जो साहित्यिक स्वरूप है, अपना जो सांस्कृतिक स्वरूप है छत्तीसगढ़ का, वो देश और दुनिया में आए। और छत्तीसगढ़ सिर्फ जो है धान पैदा करता है, यहाँ पे नक्सलवाद होते हैं, यहाँ पर गरीबी है, अस्पष्टता है, ये भाव से थोड़ा सा ऊपर उठकर एक सकारात्मक जनमानस बने और साहित्य पर चर्चा हो, लोक साहित्य पर चर्चा हो। तमाम हमारी अपनी जो विरासत है छत्तीसगढ़ की, वो देश और दुनिया में साहित्य के माध्यम से पहुंचे और नई पीढ़ी उससे जो है जुड़े। आमतौर पे AI और आधुनिक युग में जो विज्ञान से उपार्जित, जो विज्ञान से आए हुए तमाम जो उपक्रम है वो तो अपने आप में चलने वाले हैं, युग परिवर्तित होता रहता है, लेकिन साहित्य का जो स्पंदन है वो यंत्र को भी प्रभावित करता है। बिना साहित्यिक स्पंदन के यंत्र भी संचालित नहीं हो सकता। तो अगर यंत्र को भी ठीक ढंग से चलाना है तो ये साहित्यिक जो स्पंदन है, समाज का जो स्पंदन है, लोक संस्कृति लोक साहित्य का जो स्पंदन है, वो मशीनों में भी आना चाहिए। लेकिन इस स्रोत को सूखने नहीं देना है। सरकार का इन 25वें वर्ष में इस प्रकार का प्रयास रहा है। आदि से अनादि तक जो साहित्य की अपनी एक यात्रा है उससे लोग जुड़े, हमारा युवा जुड़े, लोग जुड़े, और एक जो साहित्यिक स्पंदन है वो यंत्रों में भी जाए और दुनिया को सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में ले जाए। शायद मेरे ख्याल से यही एक बहुत बड़ा प्रयोजन है। और अभी तक 2 दिन के कार्यक्रम से ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा एक प्रकार से
प्रतिसाद जो है मिल रहा है और बड़ा उत्साहित करने वाला वातावरण इस जो हमारा अब ये आयोजन है वो बता रहा है। और आने वाले दिनों में और इसके विस्तार होंगे और प्रभावी बनेगा, और जो लोक साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं उनकी सहभागिता और बढ़ने वाली है, और साहित्यकारों को भी आपस में विमर्श करके और थोड़ा सा उनमें एक प्रकार से स्थान बनाने की और कुछ हिंदी साहित्य को देने की एक प्रेरणा बनेगी। सब एकत्र होंगे, संवाद होगा, और संवाद के साथ साथ जो हमारी जैसी परंपरा है, संवाद के साथ साथ जो है हम अपने साहित्य को और समृद्ध कर सकेंगे, ऐसी अपेक्षा रखनी चाहिए। बिल्कुल, तो काफ़ी उद्देश्य तो काफ़ी बड़ा भी है और आज के समय में बहुत सार्थक भी है कि इस तरीके की स्थिति बननी चाहिए। लेकिन आज का युग इवेंट ओरिएंटेड भी है और इवेंट के साथ ही उसका उद्देश्य पीछे छूट जाता है। इस पर एक टिप्पणी ले लेते हैं मनीष वोरा जी की। मनीष जी, इवेंट के तक तो सब कुछ अच्छा दिखता है, उत्साह भी दिखता है, लोगों की भागीदारी दिखती है, करीब 150 से अधिक साहित्यकार भी आ गए हैं, लेकिन इसके बाद क्या ये चीज़ें सतत होती रहेंगी? क्या जो इसका उद्देश्य है वो आगे भी पूरा होता रहेगा क्या? बहुत सही सवाल किया मोहन जी आपने कि आयोजन हो जाना, आयोजन के समय लोगों का जुट जाना और लोगों का जुट करके अपने ज्ञान का आदान प्रदान करना, ये तो निश्चित रूप से होता है और इसके फ़ायदे भी मिलते हैं आगे जा कर के। लेकिन यह चीज़ लगातार अविरल बनी रहे, इस बात को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि आपने एक आयोजन कर दिया, उस आयोजन में सारे लोग जुड़ गए और उस आयोजन के बाद में फिर जो है स्थितियां जो है वो जीरो पर चले जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस आयोजन के बाद भी छोटे छोटे आयोजन जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर इस प्रकार के आयोजन होते रहें, जहाँ पर जो लोग हैं वो छोटे स्तर पर भी। देखिए, साहित्य वो चीज़ है जिसमें जब जब साहित्य का और कला का जब जब मंथन होगा तब तब जो है वो एक अमृत निकल करके आएगा, और उस अमृत से जो नए साहित्यकार हैं, नई पौध हैं हमारी, जो लोग आज सीख रहे हैं, उनको भी ज्ञान मिलता है कि कैसे हमको आगे काम करना चाहिए, इस दिशा में क्या क्या चीज़ें आ सकती है, उनको कैसे हम डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अभी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि वर्तमान समय में जो AI का दौर आ गया है, मोबाइल और टेक्नोलॉजी और नेट इतना ज़्यादा हावी हो गया है कि वहाँ पर साहित्य का सृजन करने के लिए भी इन सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ रही है। तो इन सब के बीच में कैसे हम साहित्य का प्राकृतिक रूप से सृजन कर सकते हैं, नेचुरली साहित्य का सृजन जो होता है वो कैसे हो सकता है, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखने के लिए, और जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं उनको कैसे हम शिक्षित कर सकते हैं, इसके लिए ये आयोजन हो रहे हैं। तो इसका आयोजन मुझे लगता है कि आयोजन नीचे भी स्तर पर भी होना चाहिए, और वहां से फिर एक बार हम यहाँ पर आए तो मुझे लगता है एक नया सार्थक पहल देखने को मिलेगा। यदि इस प्रकार के आयोजनों से 2, 5, 10 लोग भी इस दिशा में जाते हैं और अपने आप को वहां पर डेवलप करते हैं तो मुझे लगता है कि इसके आयोजन की सार्थकता सिद्ध हो सकती है। बिल्कुल, तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन आज का जो युग है वो लैपटॉप और मोबाइल का है, और मोबाइल से ध्यान हटाकर किताबों की मोटी मोटी बंडलों को या मोटी पन्ने वाले किताबों को पढ़ना कितना मुश्किल होगा, हम तपेश जी से समझने की कोशिश करेंगे। तपेश जी, आपने भी देखा है, साहित्यकारों को करीब से देखा है, साहित्य को भी देख रहे हैं, लेकिन समय बदल रहा है। अब लोगों के पास समय भी नहीं है, जल्दी चीज़ों को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और उनके हाथ में मोबाइल है। उससे हटकर क्या किताबों की और फिर से यात्रा शुरू हो पाएगी, बढ़ पाएंगे क्या नई पीढ़ी के लोग? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, साहित्य सृजन और सांस्कृतिक चेतना, ये दोनों चीज़ों का प्रभाव हमको अनुसंधान के साथ देखने के लिए मिल रहा है। यह बात अलग है कि जो प्रकाशित साहित्य था उसका प्रभाव अब कम हो रहा है, अब इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल साहित्य वही परिवर्तित हो रहा है, उन्हीं को हम साहित्य के रूप में परोस रहे हैं सोशल मीडिया वगैरह के माध्यम से। उसका स्वरूप बदला है, पर साहित्य सृजन का कार्य पहले अवसर कम मिलते थे, सीमित समाचार पत्र थे, सीमित मैगजीन थे, अब व्यापक हो गया, और जिसको मौका नहीं मिल रहा है या जिसके पास इतना समय नहीं है कि वह प्रकाशन के लिए दे के इंतजार करे, तो अपना ब्लॉग्स लिख के, अपने कमेंट्स वगैरह लिख के जिस तरीके से सृजित कर रहा है, मैं कहता हूं कि आधुनिकता के दौर में इसका विकास एवं विस्तार हुआ है। अब इससे सही बात तो ये है, साहित्य सृजन के जो विविध आयाम थे, या और कहूं कि उसके विषय जो था अब व्यापक हो गया। पहले पारिवारिक और सामाजिक या आंदोलन से जुड़े हुए तथ्यों का समावेश हुआ करता था। आजकल राजनीतिक विधिक टिप्पणियों पर आधारित, उनकी घटनाओं पर आधारित कई सारे साहित्यों, कहानियों और उपन्यासों का निर्माण हो रहा है, जो एक व्यापकता की ओर दिखाता है। पहले सीमित दायरे तक साहित्य सृजन हुआ करता था, अब काफी व्यापक हो गया।
आज आपके जेब में पड़े मोबाइल में भी अनेक प्रकार के साहित्य हैं। आजकल उससे ये पुस्तकें आ रही हैं। यह कोई जरूरी नहीं रहेगा कि पुस्तक को कैरी करना या लेके जाना और उसको संरक्षित रखने से अच्छा है कि लोग बात कहते हैं हम कंप्यूटर में, मोबाइल में सेव कर ले रहे हैं, उसको हम रास्ते में आते जाते पढ़ते रहेंगे। आखिर साहित्य सृजन हो रहा है, प्रकाशित रूप में नहीं हो पा रहा है, या हमारे पास कागजों के रूप में साहित्य परोसा नहीं जा रहा है। अब तो साहित्य सृजन का एक नया आयाम उठ के सामने आया है, वो है भारतीय ज्ञान परंपरा। अब भारतीय ज्ञान परंपरा पर वो चीजें उठ के आ रही है, चाहे वो आयुर्वेद पे हो, चाहे वो आपका चिकित्सा पद्धति पर हो, बौद्धिक ज्ञान के बारे में हो, सांस्कृतिक पहचान के लिए हो, पेड़ पौधे के बारे में हो, आकाशगंगा के बारे में हो, जो हमारे पुरातन इतिहास थे उसका एक प्रकार से पुनरावृत्ति सरल शब्दों में हो रहा है। और साहित्य की एक बहुत बड़ी आयाम या विधि उठ के सामने आई है कि पहले हम हिंदी और अंग्रेजी दो में ही साहित्य का सृजन करते थे, अब स्थानीय भाषा में भी किया जाने लगा। और तो और साहित्य में अगर हिंदी में लिखा जा रहा है या इंग्लिश में लिखा जा रहा है तो उसमें हैदराबादी भाषा का प्रयोग, मुंबई भाषा का प्रयोग, छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रयोग, बिहार के भाषाओं का प्रयोग, उत्तर प्रदेश की भाषाओं का प्रयोग एक डालाक और संवाद के रूप में किया जा रहा है। अब मुझे ऐसा लगता है कि साहित्य के या कुछ भाषाओं का विलुप्त होने का जो भय था अब वो समाप्त होगा और एक साहित्य सृजन का एक नया आयाम शुरू होगा। और जो छत्तीसगढ़ में जो अभी हो रहा है यह सिर्फ क्षेत्रीय आधार पर छत्तीसगढ़ का नहीं है, यह राष्ट्रीय स्तर का आयोजन है। इसे मध्य प्रदेश से भी आ रहे हैं, बिहार से भी आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से भी आ रहे हैं, राजस्थान से भी आ रहे हैं। और अगर वर्गीकरण के देखें तो महिला, पुरुष, आदिवासी, हरिजन सभी समुदाय से जो लोग आ रहे हैं, ये विकलांग व्यक्ति भी आके अपने साहित्य सृजन की चीजों को प्रदर्शित कर रहा है। ये चीज बताता है कि लोगों को एक अवसर और एक प्लेटफॉर्म या मंच चाहिए था, वह मंच मिला और निश्चित तौर पे वो मंच मिलने से एक जागृति और एक नया स्वरूप सामने आया। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो शायद किसी मीडिया में और किसी चैनल में या दूसरी चीज में नहीं आई है, वो ध्यानाकर्षण कर रहा हूं कि सरकार आयोजन कर रही है, पर आयोजन करते वक्त यह बात भी ध्यान रखी है जो शासकीय सेवक या सरकारी कर्मचारी साहित्य में रुचि रखते हैं उनको भाग लेने का अवसर प्रदान किया है। आज हमारे शासकीय सेवक साहित्यकार होते हुए लुके छिपे या दबे स्वर से उन चीजों का सृजन या कार्य करते थे, अब उनको खुला प्लेटफॉर्म मिला। जो शिक्षित समुदाय होता था उसको एक अच्छा अवसर मिला और यह आयोजन निश्चित तौर पे एक सार्थक और समर्पित वाला भाव है। और यहाँ पे कार्यक्रम में सिर्फ साहित्यकार नहीं आए, साहित्य के प्रकाशक भी आए हैं, उनके वितरक भी आए हैं। यानी यह है कि एक प्रकार से पूरा बाजार मिला है। आज के विज्ञापन, आज के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन सब चीजों में साहित्यिक शब्दों का प्रयोग हो रहा है, इसका रोजगार का अवसर का विस्तार हुआ है। तब यह आयोजन बहुत मायने रखता है। रोजगार के साथ साथ साहित्यिक उपलब्धियों का एक पिटारा हमारे सामने रखा जाए। ठीक है, क्योंकि ये चर्चा काफ़ी खुले विमर्श के रूप में हो रही है, इसलिए पांडे जी से मैं सवाल कर लेता हूं। आज कांग्रेस के प्रतिनिधि तो नहीं है, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये इस आयोजन को एक वैचारिक रूप से चीज़ों को स्थापित करने के लिए भी किया जा रहा है, ऐसे भी आरोप लग रहे हैं। क्या कोई वैचारिक बंधन और किसी विचार विशेष को आगे बढ़ाने की कोशिश भी है क्या इसके पीछे? नहीं, जैसा श्रीमान तपेश गुप्ता जी ने कहा कि ये सभी लोगों के लिए मंच है और साहित्य का अपना एक सत्य होता है। साहित्य में उसका अपना एक सत्य है और जो सत्य है वही रहने वाला। कोई इज्म, कोई वाद साहित्य में बहुत ज्यादा दिनों तक टिकता नहीं है। हमने देखा है कि वाद के नाम पर, विचारधारा स्थापित करने के नाम पर विगत दिनों में प्रकृति प्रकाशन, मास्को के बहुत सारे साहित्य चलते रहे, ठीक नहीं पाए। वो जो प्रकाशित करते थे वो समाप्त हो गए। देखिए, हमारे यहाँ कोई आज की ये परंपरा, ज्ञान परंपरा की बात जो कर रहे हैं, भारत की ज्ञान परंपरा तो ऋग्वेद से शुरू होती है। ऋग्वेद भी पद्म रूप है और हमारे साहित्यकारों ने तो ये कहा कि अगर साहब दुनिया को बचाना है आज की चुनौती में, तो हमको जो है कविता को बचाना पड़ेगा। कविता बचेगी तो दुनिया बचेगी। जहां पर परमाणु युद्ध की आशंकाएं हैं, परमाणु युद्ध की विभीषिका हमारे सामने है, दुनिया समाप्त होने के कगार पर है, वहां पर कविता को बचाने की बात इसलिए की जाती है कि वो संवेदना होती है उसमें।
तो किसी प्रकार का कोई वाद, कोई इज्म अगर संवेदना से दूर है, जिसकी जन स्वीकृति नहीं है, वो कभी टिक नहीं सकता। अब बताइए कि लोक आस्था, लोक परंपरा, लोक साहित्य, ये किसी इज्म की बात नहीं है, बल्कि जनमानस की बात है। और जो सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम है, वही साहित्य का जो है प्राण होता है। मैं आपको एक चीज, जैसा अभी चर्चा कर रहे थे माननीय तपेश जी और मनीष जी ने बड़ी अच्छी बात कही, मैं इसके साथ ये जोड़ दूं कि अभी हमारे एक कवि ने बहुत 2 लाइन में ये वर्तमान जो चुनौती आ रही है, जिसके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे थे कि परिवर्तन हो रहा है और एआई जो है कहीं इसको प्रभावित तो नहीं करेगा, कंप्यूटर युग आ गया, मोबाइल युग आ गया है। तो इसके संबंध में हमारे साहित्यकारों ने पहले चिंतन किया और ये कहा कि लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है, जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है, तोड़ो बंधन रुके न चिंतन, गति जीवन का सत्य चिरंतन, धारा के शाश्वत प्रवाह में इतने गतिमय बनो कि जितना परिवर्तन है। तो परिवर्तन की जो हमने आकांक्षा की है, और उतना ही जितनी गति है, गति से तेज जो है किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता। और हमेशा से साहित्य हो, कला हो, और ये सब सारी चीजें हमेशा राजाश्रय चाहती रही है। और जिन जगहों पर राजाश्रय मिला साहित्य और कला को, कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए, अन्यथा जो है राजाश्रय की आवश्यकता होती है। क्योंकि बसंत पंचमी के दिन, सरस्वती के पूजा के दिन, ये जो है एक प्रकार से ये ज्ञान यज्ञ शुरू हुआ है साहित्य का। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए कि सरस्वती जो पुत्र होते हैं, स्वाभाविक रूप से उनको राजाश्रय की आवश्यकता होती है, थोड़ा सा समर्थन की आवश्यकता होती है, ताकि बहुत सारी वो उस ढंग से आय अर्जित नहीं कर पाते जिस प्रकार से जो है अन्य व्यवसाय में लोग जुड़े हुए लोग करते हैं। तो राजाश्रय से साहित्य जो है संरक्षित होता है। साहित्य से जुड़े हुए जो साधक है वो उससे जो है थोड़ा सा निश्चिंतता की गति प्राप्त करते हैं। तीसरी चीज, स्वतंत्र चिंतन जब समाज में चलता है तो किसी प्रकार का कोई भय नहीं होता, और उस भय और भूख से साहित्य को बचाना ये बहुत जरूरी चीज है। और ऐसी स्थिति में राजाश्रय को होना बहुत जरूरी है। और आरोप लगाने वाले, निगेटिव सोचने वाले, वो क्या करते हैं, कैसा करते हैं, उससे साहित्य पर बहुत कोई फर्क पड़ता नहीं। और अभी तक का अनुभव ये बताता है कि इस प्रकार के 11 साल बाद ये आयोजन हो रहा है। इस आयोजन को जैसा बताया कि और विस्तार हो और प्रभावी बने, और छत्तीसगढ़ एक प्रकार से साहित्य की एक राजधानी के रूप में विकसित हो, ये तो सभी लोग कामना करते हैं। और शायद सरकार इस दिशा में बहुत अच्छा साधुवाद की पात्र है। आदिकाल से चला आ रहा है कि साहित्य को बढ़ावा देने के लिए जो सत्ता है वो हमेशा से काम करती है, इस बार भी वो काम कर रही है। इसको उस नज़रिए से नहीं देखना चाहिए, लेकिन और क्या बेहतर हो, क्योंकि सरकार दूसरे कामों में उलझ के रह जाती है। इस तरीके के जो संवेदनशील काम हैं उस पर ध्यान कम दिया जाता है, लेकिन इस बार ध्यान दिया गया है। उसको कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए सुझाव ले लेते हैं मनीष जी से। मनीष जी, और क्या बेहतर हो, कैसे इसके जो फ़ायदे हैं वो जल्द हमें दिखें, इस पर आपके क्या राय है? देखिए, निश्चित रूप से आयोजन हुआ है। मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ में इसके पूर्व भी इस प्रकार के आयोजन हुए हैं, और उन आयोजनों का क्या प्रभाव पड़ा है, क्या नहीं पड़ा है, ये तो जो तपेश जी ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे, क्योंकि मैं उस फील्ड में बहुत ज़्यादा वो नहीं हूँ। लेकिन हाँ, मेरे को एक चीज़ ये लगती है कि इस प्रकार के जो आयोजन हैं, ये आयोजनों की कंटिन्यूटी, इनको नीचे स्तर तक ले जाना, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जिलों में भी इस प्रकार के आयोजन हो, ब्लॉक में इस प्रकार के आयोजन हो, और जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं छत्तीसगढ़ के, छत्तीसगढ़ का नाम जिनके नाम से पहचाना जाता है, उस प्रकार के जो लोग हैं वो लोग जाकर के वहाँ पे इन चीज़ों में मदद करें। मैं एक बात से पांडे जी की सहमत हूँ कि निश्चित रूप से यदि हम बात करें धर्म और साहित्य, इन सारी जो चीज़ें रहती हैं, इनको निश्चित रूप से राजराश्रय की आवश्यकता होती है, और राजराश्रय में ही ये सब सारी चीज़ें फलती फूलती। आप देखेंगे तो पुराने इतिहास भी आप देखेंगे तो कवि और साहित्यकार और जो रचनाकार होते थे उनको राज दरबार में विशेष स्थान प्राप्त होता था, और उनके लिए सारी व्यवस्थाएँ सुलभ कराई जाती थीं।
तो राजाश्रय जब तक प्राप्त नहीं होगा इन चीज़ों, क्योंकि ये सृजन का काम है और सृजन करने में जो है मुझे लगता है कि समय लगता है, सृजन बहुत आसानी से नहीं हो जाता है, तो सृजन करने के लिए समय लगता है और उस समय को देने के लिए उस व्यक्ति को सब कुछ अपना अर्पण करना पड़ता है। तो साहित्य का सृजन बहुत आसानी से नहीं हो जाता है। मैं एक साहित्यकार नहीं हूँ, लेकिन मैं लिखना जानता हूँ, मैं एक पत्रकार जरूर हूँ। मैं जानता हूँ कि शब्दों को कैसे माला में गूंथा जाता है और उस माला की खुशबू कैसे चारों तरफ महकती है और उस महक से लोग जो है इस शब्दों की तरफ आकर्षित होते हैं। साहित्य की तरफ आकर्षित होना, साहित्य को समझना, कला को समझना, कला की तरफ आकर्षित होना, तो इन सारी चीज़ों को लेकर के निश्चित रूप से राजाश्रय की आवश्यकता रहती है। और ये जो आयोजन है, इन आयोजनों की कंटिन्यूटी जिस प्रकार के आप कह रहे थे मोहन जी, तो मैं तो कहूँगा कि इस प्रकार के जो आयोजन हैं ये निचले स्तर तक होना चाहिए, छोटे जो लोग हैं उन तक भी ये पहुँचना चाहिए और उन तक भी ज्ञान की जो गंगा है वो प्रवाहित होनी चाहिए और वहाँ से जो लोग निकल करके आएंगे। क्योंकि वर्तमान दौर में निश्चित रूप से साहित्यकारों के लिए, साहित्य का सृजन करने के लिए, कविताकारों के लिए, शब्दकारों के लिए ये ऐसा समय है कि यहाँ बहुत बड़ा चैलेंज उत्पन्न हो गया है। आजकल एआई टेक्निक से सारे काम लोग कर रहे हैं और ये एक जो हमारे युवा पीढ़ी जो है वो निश्चित रूप से इस दिशा में बहुत तेजी से जा रही है कि यदि जो काम 30 सेकंड के अंदर हो सकता है उसके लिए मैं 30 दिन क्यों लगाऊं। तो एआई के माध्यम से चीज़ों का सृजन कर रहे हैं और उसको जनता के बीच में आम लोगों को परोसा जा रहा है। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि नेचुरल यानी प्राकृतिक रूप से जो साहित्य सृजन होता है उसके संरक्षण की आवश्यकता है और इस प्रकार के आयोजन उस दिशा में एक मील का पत्थर साबित होंगे। गोगुप्ता जी, आप क्या मानते हैं? साहित्यकार आ रहे हैं यहाँ, जो छत्तीसगढ़ की विधाएं जो लोग हैं साहित्यकार, उनको कैसा मंच मिल पा रहा है? क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर वो गुम से जाते हैं, प्रयास जरूर हो रहे हैं। नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर गुम नहीं होंगे। ये आयोजन में देखिए आप, पंडाल जो बने हुए हैं ये छत्तीसगढ़ के साहित्यकारों के नाम पे है जी। निश्चित तौर पे जब वह नाम देखा जाएगा, पढ़ा जाएगा, तो उनके व्यक्तित्व, उनके साहित्य सृजन, इन सब चीज़ों पर ध्यान केंद्रित होगा। यहाँ पे जो प्रकाशक, स्थानीय प्रकाशक है, जो साहित्यों का प्रकाशन करते हैं, विक्रय करते हैं, उनका भी स्टॉल लगा है। फिर हम आदिवासी क्षेत्र बस्तर और सरगुजा के साहित्यकारों को भी फोकस कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे हमारे जो पिछड़े वर्ग के क्षेत्र हैं उनके साहित्यकारों को ऊपर उठने का मौका मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार साहित्य जो हम सृजित करके लोगों के सामने, इस बड़े आयोजन के सामने परोस रहे हैं, इसका उपदेश मनोरंजन नहीं है। बिल्कुल, इसका उपदेश किसी प्रकार से राजनीतिक लाभ का नहीं है और यह शौकीय लोगों का और जो ज्ञानार्जन के लिए जुड़ने वाले लोग हैं उसके लिए यह एक सृजनात्मक पहल है। मैंने अभी तक, मैं 2 दिन से पूरा देख रहा हूं और उसके पहले भी सरकारी प्रयास से आयोजन हो रहा है, लेकिन कोई भी सरकार या राजनेता अपने साहित्यकार को फोकस नहीं कर रहा है, उसकी कविता पाठों को प्रदर्शित नहीं किया जा रहा है। आप पहले भी देखे होंगे कई बार विवाद भी उठे हैं पुरस्कारों को और साहित्य वितरण के चीज़ों को लेके, उसके अलंकरण को भी लेके विवाद होता है कि ये कैसे हुआ। मुझे उस पर नहीं जाना है, मेरा ये कहना है कि आरोप लगाने वाले लगाते रहेंगे, पर जिस निष्पक्षता और तटस्थता के साथ वर्तमान सरकार कार्य कर रही है वह निश्चित तौर पे अद्भुत है। आप पुराने समय देखिए, मीरा के समय हो, चाहे तुलसीदास जी का समय हो, चाहे कबीर का समय हो, क्या ये राज दरबार के संरक्षण के मोहताज थे? आज भी इनके साहित्य जीवित है। वो बात अलग है कि उसे हम भक्ति काल के रूप में या भक्ति सृजन के रूप में देखते हैं, भक्ति की कविताओं के रूप में देखते हैं। और भी ऐसे आपको लगातार साहित्यकार मिलेंगे। प्रेमचंद जी भूखे मर गए, पर क्या उनको राज्य का संरक्षण मिला? नहीं मिला। तो मेरा ये कहना है कि मैं इस चीज को बिल्कुल डिनाई करता हूं कि इसके लिए सरकार का आश्रय होना आवश्यक नहीं है। जो साहित्यकार, विचारक, चिंतक और शौकीय लेखक होते हैं वो स्वतः लिखते हैं, किसी के प्रभाव में और दबाव में नहीं आते। कई राज दरबार के उदाहरण मिलेंगे जिससे साहित्यकारों को दंडित किया गया है और उनको राजकवि, राष्ट्रकवि जो कुछ भी है उसके पद से अलग किया गया है। जी बिल्कुल। और राजाश्रय से ज्यादा पाठकों का आश्रय जरूरी है। पाठक बेहतर ढंग से तय करें कि साहित्यकार जो है वो कौन बेहतर है और पाठकों की रुचि बढ़े साहित्य में, इस ओर सभी प्रयास कर रहे हैं। और ये जो साहित्य उत्सव है उसी का एक हिस्सा है। उम्मीद करते हैं कि इस तरीके के आयोजन से पाठकों में जो नई पीढ़ी है वो साहित्य की ओर जरूर आकर्षित होगी। समय आज इतना ही है, चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। मनीष वोरा जी हमारे साथ जुड़े, उनका धन्यवाद। डॉक्टर तपेश गुप्ता जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और शिव नारायण पांडे जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखें अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।